आज बैग जमाते हुए पापा ने माँ से कहा, अब देखो भाभी जी कितने दिन रखती हैं उन्हें। कितने दिन नहीं, माँ एकदम उखड़ गई। उनसे स्पष्ट कह देना, आखिर वे भी उनके बेटा बहू हैं, उन्हें भी तो सेवा करनी चाहिए इनकी। मेरी बात सुनो पारो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कब तक हम ही सारा खर्च वहन करते रहेंगे? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? भगवान का दिया सब कुछ तो है उनके पास, फिर संभालते क्यों नहीं अपने माँ बाप को? तुम्हारा कहना सही है पारो। पप्पा ने मासूम नजरों से माँ को देखा। पर भाभी जी इस बात को समझती ही नहीं। फिर मैं कैसे समझ जाती हूँ? तमक कर माँ ने बात काट दी। पप्पा ने विवशता से नैन झुका लिए। माँ खिसियाकर कमरे से बाहर निकल गई। दादाजी दादी जी 6 वर्ष पूर्व गए थे, तब भी 2 ही माह में वापस भेज दिया था। अब जब मालूम पड़ेगा कि हमेशा के वास्ते आए हैं तो। रेवती ने पापा को देखा। पापा सिर झुकाए किसी गहन चिंता में लीन थे। उनके मन में मच रहे तूफान को रेवती भली भांति महसूस कर रही थी। एक वे ही तो हैं जो दादाजी दादी जी को ताऊजी के यहाँ नहीं भेजना चाहते, मगर हम भी क्या करें? घर के हालात ने तो हमको ऐसा सोचने के लिए विवश कर दिया था। पप्पा की पगार इतनी थी नहीं कि सबका गुजर आराम से हो जाता। आधी पगार दादाजी दादी जी की बीमारी, दवा, डॉक्टर में खर्च हो जाती। शेष में घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता। बच्चों की अधिकांश फरमाइशें अधूरी ही रह जाती। मगर पढ़ाई के खर्चों में वे कैसे कटौती कर सकते थे? फीस भी भरना जरूरी, कॉपी किताबें लाना भी जरूरी। रंजन कंप्यूटर कोर्स करना चाहता था, रेवती सिलाई। धीरे धीरे उनके दिल में यह धारणा घर करने लगी कि यदि ताऊजी दादाजी दादी जी को अपने पास बुला लें तो खर्चों में कितनी बचत हो जाएगी। पर पापा ने कहा, बिना बुलाए कैसे भेज दूं? हद है, के पास जाने के लिए भी आमंत्रण की क्या जरूरत? जरूरत है बेटा, तुम्हारी ताईजी का जो स्वभाव है। फिर आप ताऊजी से क्यों नहीं कहते कि वे ताईजी को समझाएं? समझाना ताईजी को नहीं है, समझाना ताऊजी को है। माता पिता की सेवा स्वयं की इच्छा शक्ति से होती है, यह पुत्र का कर्तव्य है। पुत्र में यदि सेवा की भावना होगी तो पत्नी चाहे लाख उग्र या झगड़ालू हो, उसे हर हाल में सेवा करनी होगी। पुत्र ही यदि इसे झंझट समझे, दूर रहने की कोशिश करे, तो पत्नी को क्या पड़ी है? पप्पा अभी भी न भेजते, मगर डॉक्टर के अनुसार दोनों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना अत्यंत जरूरी हो गया था। इधर रेवती भी बड़ी होती जा रही थी। 2-3 वर्ष बाद ब्याह लायक हो जाएगी। घर में जो खर्च लगे थे उसके हिसाब से तो उसकी शादी के वास्ते 5,000 जमा करना भी मुश्किल था। उस पर इन 2 ऑपरेशनों के खर्चे कहाँ से करेंगे? ये सब सोच सोच कर वे बावरे हो उठते। रात रात भर उन्हें नींद न आती। माँ बेचारी परेशान हो जाती, उन्हें हिम्मत बंधाने की भरकस कोशिश करती, मगर कब तक? आखिर हार कर पप्पा ने दादाजी दादी जी को ताऊजी के पास भेजने का निर्णय कर लिया। गाड़ी का समय हो गया था। जाने के लिए पप्पा उठ खड़े हुए। सहारा देकर उन्होंने दादाजी को उठाया। दादाजी की झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें उभर आई, जैसे किसी बूचड़खाने में धकेला जा रहा हो। रेवती का हृदय तड़प उठा। दादाजी के मन की पीड़ा को वह अच्छी तरह समझ रही थी। ताईजी उनके संग कैसा व्यवहार करेगी, इसकी कल्पना मात्र से ही वे निढाल हुए जा रहे थे। पिछली बार का कटु अनुभव वे भुला नहीं पा रहे थे। तब पहुंचने पर शुरुआती 4-6 दिनों तक बहू अच्छी रही थी। नौकर भी दोनों का सम्मान करते थे। उनके मालिक के माता पिता हैं सोचकर दौड़ दौड़ कर उनका काम करते थे। मगर बाद में जब देखा मालकिन को स्वयं ही फिक्र नहीं है, उल्टे चिढ़ती हैं उनके नाम से, तो नौकरों ने भी तवज्जो देना छोड़ दी। सच भी है, नौकर अपने मालकिन के रुख के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। वे क्यों अपनी नौकरी खतरे में डालेंगे? दादाजी आवाज लगाते रहते, पर वे अनसुना कर खिसक जाते। एक गिलास पानी के लिए भी दादाजी को उनकी गुहार करनी पड़ती। दादी जी भारी हृदय से सब देखती रहती। घर में सभी तरह के फल आते थे, फ्रिज भरा रहता। नौकर चोरी छिपे खा लेते, मगर ताईजी दोनों को कभी पूछती तक नहीं थी। वो जिस तरह तरसा तरसा कर उन दोनों को रख रही थी, उसे देखकर दादी जी का हृदय अंदर तक विदीर्ण हो जाता। जिस पुत्र को अनेकानेक तकलीफें सहन कर पाला, उसकी उच्च शिक्षा के लिए अपने गहने तक बेच दिए, योग्य होने पर उसी की पत्नी इस तरह का ओछा व्यवहार कर रही थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि थोड़े से फल या दूध के लिए पति नौकर से बार बार कहे। वे पति पर झिल्लाती, क्यों बोलते हो बार बार? फिर क्या करूं? दादाजी विवशता से दवा की गोली दिखाते। डॉक्टर ने खाली पेट दवा लेने से मना किया है। गांव में तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी बोलने की, पार्वती स्वयं ही सब। दादी जी चुप रह जाती, आखिर हार कर उठती और रसोई में जा फल ले आती।
फ्रिज खोलते समय उनका हृदय अपराध बोध से भर जाता। ऐसा लगता मानो चोरी कर रही हूँ। इन तो हद हो गई। यूं ताईजी दादाजी के लिए जब भी दूध भेजती पानी मिला देती थी। पहली बार दादी जी को मलाई जमी हुई नजर आई। दादी जी का माथा ठनका। आज बहुरानी इतनी मेहरबान कैसे हो गई? कुछ सोच उन्होंने दादाजी को ग्लास ढककर रख देने को कहा और स्वयं दबे कदमों से चलते हुए रसोई के करीब जा उधर की टोह लेने लगी। ताईजी धीमे स्वर में मुंह लगे नौकर को धुड़क रही थी। टॉमी अंदर कैसे घुस गया? पता नहीं मैडम, इधर से माली गया था बगीचे में। उसी ने जाली वाला दरवाजा। जरा भी ध्यान नहीं रखते तुम लोग, ताईजी फुफकारी। अब एक काम करना, बाकी दूध का दही जमा देना, दोपहर में उसी की लस्सी बना देंगे दोनों के लिए। दादी जी ने सुना तो सन्न रह गई। काटो तो खून नहीं, यह इज्जत। पेट काट काट कर जिस लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया उसी की पत्नी ऐसा बर्ताव कर रही है। अपमान से उनका तन मन सुलग उठा। छोटी बहू पार्वती दूध में मक्खी गिर जाने मात्र पर वह दूध नहीं देती थी, और यह बड़े घर की बेटी कुत्ते का मुंह मारा हुआ दूध। छी! क्रोध से भभकती हुई वे कमरे में आई और दादाजी के हाथ से गिलास छीन लिया। अब जाने दो सुमेर की माँ। दादाजी ने उन्हें शांत करने का यत्न किया। हम स्वयं नाली में फेंक देते हैं। नहीं, अपमान से उनकी आवाज धक रही थी। फिर उस काले दिल वाली को महसूस कैसे होगा? उसे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि हमें उसकी काली करतूत पता चल गई है। दादाजी समझाते रहे, मगर पति अपमान से दुखी दादी ने एक न सुनी। गिलास लेकर रसोई में गई। उनकी चढ़ी मुख मुद्रा और हाथ में दूध का गिलास देखते ही श्याम वर्णीय ताईजी का चेहरा पूर्ण श्यामली हो गया। दादी ने किसी तरह स्वयं को संयत करते हुए उन्हें तीखी नजरों से घूरा। बड़ी बहू, इनका पेट ठीक नहीं है, दूध नहीं लेंगे, बाकी दूध में मिला लो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ताईजी सकपकाई। ये शक्कर वाला है, फिर सागर को दे देती हूँ। ले बेटा। वहां से निकल रहे पोते की ओर दादी जी ने ग्लास बढ़ाया। सागर अभी नहीं लेगा। ताईजी बौखलाकर आगे बढ़ी। क्यों? वह बाद में लेगा। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? दादी जी का स्वर थोड़ा उग्र हो गया। कहा ना, साफ साफ क्यों नहीं कहती? दादी जी पहली बार सास के तेवर से दहाड़ी। यह कुत्ते का मुंह मारा हुआ दूध है। ताईजी का चेहरा तवे सा काला हो गया। दादी जी अंगारे सी लाल हो गई। हमारी जगह तुम्हारे माँ बाप होते तो क्या तब भी यही करती? आप अनाप शनाप इल्जाम लगा रही हैं। फिर तुम स्वयं पी लो इसे। लो पियो। क्रोधित दादी जी ने गिलास उनके होठों से लगा दिया। इसी के साथ साहस बहू में वाक युद्ध आरंभ हो गया। 8-10 मिनट तक यह संग्राम चलता रहा। ताईजी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने तमतमाते हुए ताऊजी को दफ्तर फोन लगाया। थोड़ी ही देर बाद ताऊजी दुम हिलाते भागे भागे आए। आते ही पहले ताईजी के कमरे में घुस गए। दोनों में आधे घंटे तक गुफ्तगू होती रही। फिर ताऊजी धीर गंभीर मुद्रा में दादाजी के कमरे में दाखिल हुए। दादी जी भरी हुई बैठी थी। आखिर इतने बड़े ऑफिसर की माँ है, उनकी जन्मदात्री, उसे पालने पोसने लायक बनाने वाली माँ के अपमान को भला कौन बेटा सहन कर सकता है? पूर्ण आत्मविश्वास से दादी जी ने शिकायती लहजे में कहा, बेटा सुगन, आज तेरी घरवाली ने। मुझे सब मालूम है अम्मा, अब तू ही बोल बेटा। अम्मा। ताऊजी का आदर युक्त जल्लाया सर गूंजा। अच्छा लगता है ये सब, इस तरह लड़ते हुए। आसपास तुम दूसरे ऑफिसरों के बंगले हैं, क्या सोचेंगे वे? कितनी जग हंसाई होगी मेरी। दादी जी फटी आंखों से बेटे को देखती रह गई। क्षण मात्र में वे समझ गईं कि बेटे को कितना कुछ मालूम है, अपनी जन्मदात्री माँ को कितना पहचानता है। कोक जाया ही आज उन्हें इज्जत, अदब, कायदे, ऊंच नीच समझा रहा था। उनकी आंखें भर आईं। एक शब्द भी ना कहा। क्या फायदा कहने से? कोई पराया हो तो दोष भी दे, बहस करे, अपने ही औलाद के सामने क्या सफाई पेश करे। उन्होंने किसी तरह आंसू को गिरने से रोका। ऐसे वक्त पति ने सहारा दिया, उनके जख्मों पर मरहम लगाना चाहा। बीच में दखल दे ताऊजी ने कहा, सोच रहा हूँ बेटा, गांव छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें वापस भेज देते तो। ताऊजी ने चैन की सांस ली। वे खुद भी तो यही चाह रहे थे। और अगले ही दिन दादाजी दादी जी वापस लौट आए। पहली और आखिरी मर्तबा गए थे ताऊजी के यहाँ। ऐसा मर्मातक घाव लेकर लौटे थे कि दोबारा कभी इच्छा भी नहीं की वहां जाने की, मगर अब उन्हें वहां जाना पड़ रहा था, उसी अपमान भरे घुटन युक्त माहौल में, हमेशा हमेशा के लिए। कैसे रहेंगे वहां? रेवती के आंसू ढुलक पड़े। कैसे सहन करेंगे दोनों ताईजी के उपेक्षापूर्ण वर्ताव को?
यद्यपि दादाजी दादी जी के जाने के बाद यहाँ उन पर होने वाले खर्चे की बचत हो जाएगी, यानी पप्पा की आधी पगार बच जाएगी। बरसों के दबाए कई अरमान धीरे धीरे पूरे होंगे। मगर दादाजी दादी को वैसे उपेक्षा भरे माहौल में रखकर क्या वे सब यहाँ खुश रह पाएंगे? उनसे सुख का एक कौर भी खाते बनेगा? रेवती का हृदय भर आया। दादाजी दादी जी ने अंतिम बार तुषित नजरों से घर की ओर निहारा, जहाँ सम्मान पूर्वक पूरी जिंदगी बिता दी। अब उसी दरो आंगन को छोड़कर जाना पड़ रहा था। वाह रे बुढ़ापा! एक एक करके सब उनके चरण स्पर्श करने लगे। रेवती, रंजन, टिंकू, दादाजी दादी जी निर्मल हृदय से उन सबको आशीर्वाद देते गए। सबके पीछे माँ आई। माँ को देखते ही दादी जी की रुलाई फूट पड़ी। बेटी सरी की बहू, पिछले जन्म में पता नहीं कितने पुण्य कर्म किए होंगे जो इतनी सेवामयी बहू मिली थी। शादी के बाद एक दिन भी बेचारी मन चाहा खा पी या पहन न सकी। हे प्रभु, अब इसके दिन भी फेर दे, यह भी कुछ सुख चैन से रह सके। आशीर्वाद देने के लिए दादी जी ने जो ही हाथ बढ़ाया, माँ ने लपक कर उन्हें बाहों में भींच लिया। नहीं अम्मा जी, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको उस नर्क में। सुनते ही तांगे में सामान जमा रहे पप्पा ने पलटकर देखा। पप्पा की आंखों से भी गंगा जमुना बह चली। रेवती, रंजन, रिंकू की आंखों से भी बादल बरस रहे थे।